वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो से हमने हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमने लिया है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, जिसमें क्रस्ट, मेंटल कोर, उनके सब डिविजन्स, उनके बीच में जो डिसकंटिन्यूटीज़ हैं। जैसे जैसे हम सरफेस से सेंटर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आप में से जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, देन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ मैंने लिंक दे रखी है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर अर्थ के इंटीरियर पोर्शन को स्टडी करने का होता है अर्थक्वेक। दूसरा एक जो फैक्टर है वो है वॉल्केनिक इरप्शंस, जो हम फर्दर आगे वीडियोस में देखेंगे। अर्थक्वेक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से हम अर्थ के अंदर जो इंटीरियर पोर्शन है, क्रस्ट में, मेंटल में, अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो इट इज़ अ नेचुरल इवेंट ऑफ शेकिंग ऑफ अर्थ। नाम से ही क्लियर है, अर्थ का क्वेक होना, क्वेक मीन्स शेक होना, एक नेचुरल इवेंट है जिससे अर्थ क्या हो रही है, शेक हो रही है, वाइब्रेट हो रही है, जो एक तरह से बहुत ही हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए क्या हो रहा है, एक हजार्डस, डिस्ट्रक्टिव इवेंट साबित हो रहा है। इसका कॉज क्या होता है हम देखें तो एक्चुअली अर्थ का ये सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, और इसके नीचे क्या है, क्रस्ट है। ये क्रस्ट है फर्स्ट पार्ट, उसके बाद मेंटल आता है, देन कोर आता है। क्रस्ट के अंदर अब क्या है, यहाँ पर रॉक्स ही तो हैं, बहुत सारी रॉक्स हैं। इन रॉक्स के बीच में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, फॉल्ट क्रिएट हो रहा है। फॉल्ट क्या है, सो फॉल्ट इज द शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक्स। इस क्रस्टल रॉक्स में, इस क्रस्ट के किसी भी, जैसे कि हमने ये रॉक ले ली, इसके अंदर एक शार्प ब्रेक हुआ। इट मीन्स किसी भी रीज़न से, टेम्परेचर, प्रेशर या किसी भी रीज़न से, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से एक ब्रेक हो गया। मतलब मान लेते हैं हम, ये जो रॉक थी वो रॉक टूट गई। इस रॉक के टूटने की वजह से क्या हुआ, ये पूरा एरिया की रॉक्स खिसक जाएंगी, अपनी जगह से मूव हो जाएंगी, और इसकी वजह से यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी, इट मीन्स यहाँ से वाइब्रेशंस जनरेट होंगे, और वो सारी डायरेक्शंस में जाएंगे अर्थ के, लाइक दिस इज द अर्थ, देन वो सारी डायरेक्शंस में जाएंगे। और जैसे ही ये वेव्स जो हैं, ये जैसे ही एनर्जी सरफेस तक पहुँचती है, ये एक हज़ार्ड बन जाएगी, हमारे लिए एक डिज़ास्टर बन जाती है, जिसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं। ओके, सो ये कॉज है। अब अर्थक्वेक की इस एनर्जी रिलीज होने के भी बहुत कॉज हो सकते हैं। लाइक एक तो मैंने कॉज क्या बोला है, जैसे कि अभी आपको बताया, क्या, एक टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होना। टेक्टोनिक प्लेट्स हम सब जानते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स कह सकते हैं हम उन्हें, है ना। हमारा जो अर्थ सरफेस है ना, लाइक दिस इज द सरफेस, क्रस्ट के नीचे आएगा हमारा मेंटल में हमने लास्ट वीडियो में देखा था एस्थेनोस्फीयर। इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ये वाला जो पोर्शन होता है ना, एस्थेनोस्फीयर के ठीक ऊपर, यहाँ पर हमारी, मतलब क्रस्ट के नीचे, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्रस्ट के नीचे एक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं। हम इस टॉपिक को भी आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या है टेक्टोनिक प्लेट थियरी और ये सब, बट अभी शॉर्ट में हमें इतना पता होना चाहिए कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से भी क्या होता है, रॉक फॉल्ट क्रिएट होगा, रॉक्स टूटेंगी और अर्थक्वेक आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल या अर्थ की ही फोर्सेस से आ रहा है। एंडोजेनिक फोर्सेस, टू टाइप के फोर्सेस होते हैं। एक होते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, नाम से ही क्लियर है, अर्थ के अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं और एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। दूसरे होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो एक्स मीन्स बाहर, जो अर्थ के बाहर सराउंडिंग्स में, एटमॉस्फेयर में, ह्यूमंस के थ्रू या ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है और वो इवेंट करवा रहे हैं, चाहे अर्थक्वेक हो या कोई भी इवेंट हो। सो टू टाइप्स के ये फोर्सेस होते हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि माइनिंग होती है, हम सब ने देखी है माइनिंग क्या होता है।
ड्रिलिंग होती है। माइनिंग में क्या होता है आप देखिए, लाइक दिस इज द सरफेस, सरफेस के नीचे क्या करेंगे, ड्रिल करना चालू करते हैं और एक केव लाइक फॉर्मेशन होता जाता है 3 to 4 किलोमीटर्स तक। यहाँ पर क्या है, ये सारी रॉक्स ही तो है, क्रस्टल रॉक। बाय चांस यहाँ पर किसी भी फोर्स की वजह से ये एक बड़ी सी रॉक यहाँ पर ब्रेक आ गया, ये पूरी की पूरी केव कोलैप्स कर जाएगी, गिर जाएगी नीचे। इसकी वजह से अगेन एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी रिलीज होकर के वो सारी डायरेक्शंस में जाएगी और जैसे ही वो सरफेस पर पहुंचती है इट विल बी कॉल्ड एज अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आ जाएगा, राइट। तो ये सारे कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। फॉल्ट हमने देखा एक शार्प ब्रेक की वजह से होता है, किसी भी एक भी क्रिस्टल जो रॉक है वो टूट गई, इट मीन्स उसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, जनरेट होंगे। ज़रूरी नहीं है हमेशा ज़्यादा हो, कम वाइब्रेशन है तो हमको फील भी नहीं होता है। कंटिन्यूसली आपको पता है हर मोमेंट पर कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं फॉल्ट जनरेट हो रहा है, बट वो इतना कम मैग्नीट्यूड का है, वो इतना कम है कि हमें फील ही नहीं होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द पॉइंट where the energy is released is called the focus। important point है, like हमने देखा कि अर्थ के अंदर हो रहा है ना ये रिलीज, तो यहाँ पर हम देखते हैं लाइक दिस इज द अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ के अंदर ये बाहर वाला पोर्शन क्या है, दिस इज द क्रस्ट, ये क्रस्ट वाला एरिया। यहाँ पर जहाँ पर फॉल्ट जनरेट हुआ है, इस जगह पे रॉक्स के बीच में क्या हुआ, फॉल्ट जनरेट हुआ, तो इस पॉइंट को यहाँ पर जहाँ पर फॉल्ट जनरेट हुआ है, क्रिएट हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। फोकस कह सकते हैं या फिर हम क्या कह सकते हैं, हाइपोसेंटर भी बोल सकते हैं। तो फोकस कहाँ है, याद रखना, वो एनर्जी, फोकस कौन सा पॉइंट है, अर्थ के अंदर पॉइंट होगा फोकस, कभी बाहर नहीं होगा। जो क्रिस्टल रॉक का टूटना तो फॉल्ट कहाँ पर होगा, अंदर होगा ना, क्रस्ट में होगा, तो अर्थ के अंदर होता है। सो दिस इज द फोकस या हाइपोसेंटर जिसे बोलते हैं। और जब इसकी वेव्स निकलती निकलती सरफेस पर पहुंचती है, तो जो सबसे पहले जिस पॉइंट पे पहुंचती है सरफेस पे, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। इट मीन्स जो पहली वो सरफेस, पहला वो पॉइंट जहाँ पर फोकस से जो वेव्स, जो एनर्जी रिलीज हुई थी, वो एनर्जी पहुंची है ना, वो नियरेस्ट पॉइंट हम जिसको बोलेंगे ना, फोकस का नियरेस्ट पॉइंट, उसे हम क्या बोलेंगे, एपिसेंटर बोलेंगे। अब ये सारी चीज़ें हैं, हम कहते हैं कि हमारी तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम पता लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक आया है, हमें पता चल जाता है। कैसे पता चलता है, तो हम उसे मेजर कर लेते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड, कैसे क्या है। तो ये जिस मशीन से हम मेजर करते हैं उसका नाम क्या है, दैट इज द सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ इस टाइप की मशीन होती है, ये क्या करती है, जो वेव्स हैं, जो अर्थक्वेक की वेव्स निकली उसको क्या करती है, देखो आपको दिख रहा है इसके ऊपर, ये क्या है, एक तरह का एक ग्राफ बन जाता है वेव्स का, है ना, वेव्स का इस टाइप से ग्राफ बन जाता है ये, और ये उसको नोट कर देती है कितनी उसकी, इस टाइप के हमने देखा है ना। तो एक ग्राफ क्रिएट हो जाता है जो क्या करता है, इन सारी वेव्स को नोट कर लेता है और हमें उससे आइडिया हो जाता है कि कितनी, किस टाइप की, कितनी एनर्जी के साथ फॉल्ट क्रिएट हुआ है और अर्थक्वेक आ रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट 2 टाइप्स में होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होती है इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब है कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, राइट, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और इसको हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल से। रिक्टर स्केल से हम इसे मेजर करते हैं, जो आता है 0 to 10। हम सब ने सुना है ना, इतने पॉइंट का आया है अर्थक्वेक, 6.5 का आया, 7 का आया, 5 का आया, 4 का आया, ये सब क्या है, ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड है सारे। मैग्नीट्यूड के बेस पर हम करते हैं, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हम करते हैं एनर्जी रिलीज कितनी हुई, रिक्टर स्केल पे हम उसको नोट करते हैं। दूसरी होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, ये एक्चुअल में विजिबल डैमेज होता है। अब देखो इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो तो ज़रूरी नहीं है कि इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। इंटेंसिटी एक्चुअल में है हमें जो दिख रहा है, विजिबल डैमेज कितना है क्वेक की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से कितना विजिबल डैमेज है, डैमेज कितना हुआ है जो हमें दिख रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं, जिसे हम मर्कोलाई स्केल पर नापते हैं, राइट। ये 1 to 12 के बीच में नापी जाती है। इन दोनों का आपस में रिलेशन ऐसे नहीं है कि आप खुद देखिए, अगर 6 मैग्नीट्यूड पे, राइट, 6 मैग्नीट्यूड पे ही अगर कोई आया है अर्थक्वेक, पर वो अर्थक्वेक आया है किस पे, हाईली पॉपुलेटेड जगह पे, तो वो 6 मैग्नीट्यूड डिस्ट्रक्शन करेगा या नहीं करेगा,
ऑब्वियसली करेगा। दूसरा हम देखो, एक अर्थक्वेक आया है कितना, वो आया है 8 मैग्नीट्यूड में, मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हुई है और ज़्यादा खतरनाक मैग्नीट्यूड के साथ, इट मीन्स खतरनाक अर्थक्वेक है। बट वो अर्थक्वेक आया है एक खुली जगह पे, एक फॉरेस्ट एरिया पे, या हम कह सकते हैं खुले मैदान पे आया है ना, एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है और वहाँ पर अर्थक्वेक आया है जहाँ पर कुछ नहीं है। तो इंटेंसिटी उसकी क्या होगी, कम होगी ना। डिस्ट्रक्शन क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन तो हुआ ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ज़रूर डिस्ट्रक्शन हुआ होगा बट लैंड से रिलेटेड हुआ होगा, जैसे कि वहाँ पर क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया, सॉइल लिक्विफेक्शन हो गया, है ना, दूसरी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट डैमेज कम हुआ है। तो इसलिए इन दोनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं होता है। ओके, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी याद रखना। मैग्नीट्यूड को हम 0 to 10 से नापते हैं, जो हम कहते हैं इतने पॉइंट का आया है, मैग्नीट्यूड का आया है, तो वो एक्चुअल में मैग्नीट्यूड होता है, इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। और दूसरा इंटेंसिटी होती है, जो हम 1 to 12 में इसको मेजर करते हैं। ओके, अब हम इसके मैग्नीट्यूड स्केल देखते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी 5 से 9 तक। 5 से पहले के, 4 से कम के जो होते हैं ना अर्थक्वेक, वो तो हमें फील भी नहीं होते। मैं जो बता रही हूँ कि हमेशा आते रहते हैं, बट वो बहुत कम मैग्नीट्यूड होता है उनका, कि हमें वो फील तक नहीं होता है। तो वो एक्चुअल में 4 से कम होते हैं, 5 से कम होते हैं। 5 से कम के जो अर्थक्वेक होते हैं, ये कैसे होते हैं, स्लाइट डैमेज करते हैं, है ना, बहुत कम डैमेज होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है। 5 to 6 के बीच के जो अर्थक्वेक होते हैं, 6 से ऊपर अगर हम जाएं तो ये कॉज कर सकते हैं, मे कॉज डिस्ट्रक्शन, अगर वो हाईली पॉपुलेटेड एरिया है। तो पॉपुलेटेड एरिया है ना, ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर, तो वहाँ पर डैमेज ज़रूर हो सकता है। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर क्राउड ज़्यादा है, तो वाइब्रेशंस डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं। 7 से ऊपर जाएँ तो वो एक सीरियस अर्थक्वेक होता है, सीरियस डैमेज होता है। 7 से 8 के बीच में मैग्नीट्यूड में अगर अर्थक्वेक आया है, और 8 से अगर हम ऊपर देखते हैं तो वो टोटल डिस्ट्रक्शन होता है, ख़त्म हो जाएगी जगह, वहाँ के लोग, हज़ारों लोगों की डेथ हो सकती है अगर इस ऊपर का जो आया है अर्थक्वेक। तो हाईली मैग्नीट्यूड है, 0 से 10 में, आप 8 से ऊपर 9 और 10, इसलिए वो हाईली डिस्ट्रक्टिव होते हैं, टोटल डिस्ट्रक्शन होता है। अभी तक का लार्जेस्ट अर्थक्वेक जो मानते हैं वो है चिले में आया था, चिले में आया था 9.5 का, मई 1960 में। आई थिंक 22 मई है, डेट में भी वेरी कर सकती है, बट मई 1960 में आया था ये 9.5 मैग्नीट्यूड का चिले, अभी तक का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक है। और इंडिया का अर्थक्वेक जो था, ये लार्जेस्ट अर्थक्वेक हम सबको पता है, कच्छ भुज में आया था गुजरात में 26 जनवरी 2001 में, 2001 में 7.7 मैग्नीट्यूड का, बहुत ही जो डिज़ास्ट्रस था, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था। मोर देन 20,000 पीपल डाइड इन दैट इवेंट, है ना। इस इवेंट में, इस अर्थक्वेक में 20,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, तो दिस इज़ द अर्थक्वेक जोन्स। अब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि कहीं पर कम आता है, कहीं पर ज़्यादा आता है, तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि कैसे, मे बी वर्ल्ड में हर जगह, इंडिया में जोन्स बने हुए होंगे कि यहाँ पर ही अर्थक्वेक ज़्यादा आता है। बिल्कुल है। फर्स्ट जोन हम नहीं मानते, मतलब वो वाला जोन है जहाँ पर बहुत ही कम अर्थक्वेक्स आते हैं, फील भी नहीं होता है, और इस टाइप से। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 4 जोन्स में हम देखते हैं इसको, राइट। सेकंड जोन में आते हैं हमारे वो एरियाज लाइक बेंगलोर, जयपुर, हैदराबाद, मदुरई, मदुरई कहाँ, तमिलनाडु में, और ऐसे बहुत सारे एरिया है। थर्ड में आता है केरला, गोवा, यूपी और हरियाणा के कुछ पार्ट्स भी आते हैं थर्ड पोर्शन में, है ना। थर्ड जोन इसलिए आया है बहुत स्लाइट, हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव, है ना, डिस्ट्रक्शन बहुत कम होता है, स्लाइट, मतलब इसको हम थर्ड जोन को हम गिन सकते हैं इससे 6 to 7 वाले पॉइंट पे, है ना। 6 to 7 एरिया जो है, इसको हम कह सकते हैं किसमें, हम इसको कह सकते हैं सेकंड जोन में। देन सेकंड, थर्ड जो है, थर्ड जोन कह सकते हैं, सॉरी, है ना। फोर्थ जोन की बात करें तो लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली में अर्थक्वेक आते रहते हैं, है ना, डिस्ट्रक्टिव होते हैं वो कभी कभी, है ना। 6 to 7 के बीच में सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ सब जगह अर्थक्वेक्स आते हैं, है ना। और देन लास्ट आता है सरकम पैसिफिक जोन, इसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये वो जोन है फ्रेंड्स जहाँ पर हमारी अर्थ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। इंडिया में आता है हिमालय वाला पार्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, राइट। और भूज का पार्ट भी वो एक पोर्शन है हमारे इंडिया का, वो एक पार्ट है जहाँ पर बहुत ही हाईली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं।
अभी हमने देखा भुज में आया ही था 2001 में, उसके बाद अभी तक नहीं आया वैसा डिस्ट्रक्टिव, बट यहाँ पर ये वो एरियाज हैं जो बहुत ही प्रोन टू अर्थक्वेक्स जिनको बोलते हैं, ये वो एरियाज हैं। एक पॉइंट यहाँ पर मैं आई थिंक लिखना भूल गई हूँ, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और वो है, आप नोट कर लीजिएगा, मिड अटलांटिक ओशनिक रिज। ये एरिया भी वो है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। ये एरिया कहाँ पर हो, नाम से ही क्लियर है, जो अटलांटिक ओशन है उसके बीच में, ठीक बीच में, नीचे से लेकर ऊपर आइसलैंड तक रिज बनी हुई है। रिज मतलब क्या है, अंडर वाटर, ओशन के अंदर ही माउंटेन रेंजेस है। सदर्न एंटार्क्टिका वाले पोर्शन से, मतलब नीचे वाले, हम देख सकते हैं अफ्रीका के और साउथ अमेरिका के बीच में, नीचे से लेकर ऊपर तक, आइसलैंड तक, ये रिजेस बनी हुई है। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक जो है वो आता है, जिसकी वजह से आइसलैंड में हम देखते हैं अर्थक्वेक आते हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं आइसलैंड में, रिसेंट में ही कितने वॉल्केनिक इरप्शंस हो चुके हैं। ओके, तो ये भी एक प्रोन टू अर्थक्वेक वाला पोर्शन है। हम डायग्राम में देखें तो ये होता है पैसिफिक प्लेट। इसका दूसरा जो फेमस नाम है वो क्या है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये पूरा पोर्शन है, इसलिए अब हमें दिख रहा है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को। आप ध्यान से हम इसको देखें जूम करके, तो दिस इज द पोर्शन, पैसिफिक ओशन है। ये यूरेशियन प्लेट है, हम टेक्टोनिक प्लेट के उसमें देखें तो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और इसके बीच में पूरा हमारा पैसिफिक ओशन आता है। और ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसमें यहाँ सब जगह सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। और आप ध्यान से देखेंगे तो जापान का ये जो पोर्शन है, जापान जो आइलैंड है पूरा, वो आर्कीपेलागो है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम आर्कीपेलागो बोलते हैं। यहाँ पर इसलिए इतने ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, क्यों? क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ही पार्ट है। यहाँ से जो हम देखेंगे वेस्टर्न पार्ट नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का, इवन यहाँ से हम देखें तो इंडोनेशिया वाला पोर्शन है ना, ये सारे ही पोर्शन, फिलीपाइंस आ रहा है इसमें, और ये सारे पोर्शन किसमें, प्रोन टू अर्थक्वेक में आते हैं। और इसी को हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, हम इसलिए कहते हैं। ये वो एरिया जोन 5 पे आता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, है ना। और जापान सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ही। अभी यहाँ पर हमने देखा है 1 जनवरी को ही 2024, 1 तारीख को ही आया था जापान में अर्थक्वेक, है ना। न्यू ईयर की स्टार्टिंग हुई थी अर्थक्वेक के साथ, और बहुत डिस्ट्रक्टिव था वो भी, राइट। इंडिया में हम देखें तो अभी हमने जैसा देखा, जो रेड वाला पोर्शन है ना, ये हाईएस्ट है, जोन 5 है, जिसमें आप देख सकते हो ये रहा, है ना, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, भूज का एरिया आ रहा है, और ये हिमालय वाले आ रहे हैं थोड़े थोड़े, उत्तराखंड का हो गया, हिमाचल का हो गया, जम्मू एंड कश्मीर का हो गया, ये सारे एरिया हमें जोन 5 में दिख रहे हैं। और बाकी थोड़े थोड़े जो एरियाज़ हैं ये हमें दिख रहे हैं दूसरे पार्ट में, है ना, जोन 4, 3rd एंड 2nd जो लीस्ट आते हैं। ओके, आप इसको देख करके पता लगा सकते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं ये सिस्मिक जोन्स है, इनको हम अर्थक्वेक जोन्स या सिस्मिक जोन्स बोलते हैं, कि कहाँ सबसे ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। ओके, नेक्स्ट जो है हम देख रहे हैं अब वो है इफेक्ट्स। अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो वही है जो हम सब जानते हैं। पहला तो ग्राउंड शेकिंग, ऑब्वियसली शेक होता है पूरा ग्राउंड, वाइब्रेट होने लग जाता है, जिसने इट्स आई मीन भगवान ने करे ऐसा कभी हो, एक्सपीरियंस करना पड़े, कभी नहीं, बट स्टिल जिन लोगों ने देखा है उस चीज़ को, वाइब्रेशंस होते हैं, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होते हैं, घर गिर जाते हैं, ये बहुत ही एक हजार्डस फिनोमिना है ऑब्वियसली। तो अर्थक्वेक के इफेक्ट्स में सबसे पहले आता है ग्राउंड शेकिंग। ऑब्वियसली ग्राउंड शेक होने लग जाता है। डिफरेंशियल अर्थ ग्राउंड सेटलमेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, लाइक आपका घर बना हुआ है, ओके, आप समझिए इतना घर नीचे धंस गया, ये ऊपर रह गया, और इधर इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, घर पूरा टेढ़ा हो जाएगा इस टाइप का। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट्स हो जाते हैं। लैंडस्लाइड्स आती हैं, है ना, मोस्टली हिमालय वाले रीजन में हम देखते हैं पूरा के पूरा लैंड जो है, ये माउंटेन है, ये पूरा के पूरा लैंड जो है वो नीचे आ जाता है, और यहाँ की पूरी सिटीज़ को कितना फेस करना पड़ता है ना, कितने सारे डेथ हो जाती है, डिस्ट्रक्शन होता है इस पूरे एरिया में। ओके, सॉइल लिक्विफेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो सॉलिड सॉइल है, आप रोड देखते हैं, हम रोड पे कंक्रीट का, और ये रोड बना हुआ है नॉर्मल रोड जो एकदम सॉलिड है,
वो लिक्विफाई हो जाता है, सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और अचानक जैसे कि रोड, सॉलिड रोड के बीच में यहाँ पर एक लिक्विड हो गया और ये पूरा नीचे की तरफ चला गया है। क्या हो गया? ग्राउंड सेटलमेंट, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट हो गया। फायर्स भी होती हैं, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है चीज़ों में, और अचानक फायर भी जनरेट हो जाती है, फायर, आग लग जाती है अर्थक्वेक की वजह से। स्ट्रक्चर्स कोलैप्स होते ही हैं, मॉन्यूमेंट्स गिर जाते हैं, पूरे पूरे बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, फ्लड्स आते हैं डैम्स में, ऑब्वियसली डैम्स में भी डिस्ट्रक्शन होगा, फ्लड आने के चांसेस होते हैं, और सुनामी भी आती है। सुनामी किस रीज़न की वजह से आती है, आप खुद सोचिए। अभी मैंने बताया कि जैसे कि इंडियन ओशन है एग्जाम्पल इसका, 2004 में आई थिंक एक सुनामी आई थी हमारे इंडियन ओशन में, डिस्ट्रक्टिव सुनामी थी वो। कैसे? जब ओशनिक फ्लोर पे अर्थक्वेक आया है, तो वो उसकी वजह से पूरा जो ओशनिक वाटर है वहाँ पर वाइब्रेशंस एनर्जी रिलीज करेगा, वहाँ पर एपिसेंटर बनेगा, और उसकी वजह से सुनामी भी आती है। ठीक है, हमें ज़रूर बहुत टाइम पे क्या होता है, हमें मोस्टली नाम पता होते हैं, बट हमें पिक्चर्स पता नहीं होती है, तो हम देख करके कभी पता नहीं, तो पिक्चर्स देखना भी ज़रूरी है। आप जो जो टर्म्स पढ़ते हैं, आप जो जो चीज़ें देखते हैं, स्पेशली ज्योग्राफी ही नहीं, सब में मोस्टली, और नेचुरल साइंस के कोई सब्जेक्ट से तो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए एक एक की इमेज, राइट। आर्ट एंड कल्चर, अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, आप किसी के भी, हमें इमेजेस ज़रूर पता होनी चाहिए। लाइक ये जो फर्स्ट आप इमेज देख रहे हैं, किसकी है? ये डिस्ट्रक्शन हुआ है कि ग्राउंड सेटलमेंट है, आप देखिए ऊपर है, और ये पूरा के पूरा एरिया इतना तो ऊपर है, और बाकी का पूरा एरिया नीचे की तरफ चला गया। ये है सॉइल लिक्विफेक्शन, आप देख सकते हैं रोड के बीच में अचानक सेमी सॉलिड हो गई है यहाँ पे, ये जो सॉइल है वो। ये आई है फ्लड का, है ना, ये फ्लड है, पूरे के पूरा जो सिटी है, टाउन है, वो पूरा डूब गया है। सुनामी है, सुनामी बहुत हजार्डस होती है, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हम देखेंगे ये रहा, ये क्या है? ये लैंडस्लाइड है। आप देखिए, ये लैंडस्लाइड जब ऊपर से पूरा के पूरा लैंड कोलैप्स होकर नीचे गिर गया है, आप देख सकते हैं इस पूरे एरिया में कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, पूरा एरिया ये ख़त्म हो गया, राइट। फायर जनरेट हो जाती है, आग लग जाती है अर्थक्वेक की वजह से। तो ये सारे पिक्चर्स भी हमें ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट हम जाते हैं अर्थक्वेक वेव्स पे। कब से हम सुन रहे हैं वेव्स वेव्स वेव्स, तो मैम वेव्स कौन सी होती हैं? फिजिक्स थोड़ी बहुत हम सब पढ़ के आए हैं, ओके। अर्थक्वेक वेव्स, फिजिक्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो शायद अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से और वो समझ सकता है, राइट। तो अर्थक्वेक वेव्स 2 टाइप्स की होती है, एक होती है बॉडी वेव्स और दूसरी होती है सरफेस वेव्स। नाम से क्लियर है, बॉडी मतलब वो वेव्स जो अर्थ की बॉडी के अंदर मूव कर रही हैं, राइट। और दूसरी है सरफेस वेव्स, जो सरफेस के ऊपर मूव कर रही हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसा नाम है इसका। बॉडी वेव्स 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। इसको आप पी वेव्स भी बोल सकते हैं और एस वेव्स भी बोल सकते हैं, ओके। दोनों नाम होते हैं, मोस्टली पी वेव्स, एस वेव्स ही बोला जाता है। सरफेस वेव्स भी 2 टाइप्स की होती है, लव वेव्स होती हैं और दूसरी होती है रेले वेव्स, राइट। देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट हम देखते हैं बॉडी वेव्स को। सो बॉडी वेव्स जो हैं ये क्या है? एनर्जी रिलीज्ड एट द फोकस ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन। ध्यान रखना, हमने अभी देखा था जैसे ही अर्थ है, अर्थ के बीच में लाइक आप, ओके, अच्छे से हम इसको देखते हैं। लाइक दिस इज द अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है हमारी। इस अर्थ के बीच में ये हमारा क्रस्ट है, इसके अंदर ये मेंटल है, ये कोर है। ये क्रस्ट वाले पोर्शन पे यहाँ पर फॉल्ट जनरेट हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी सब जगह जाएगी, राइट, सब जगह वो फैलेगी। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है और ये जो वेव्स मैंने बनाई है, ये वेव्स जो होती हैं वो कौन सी होती है? ये होती हैं बॉडी वेव्स, यही होती हैं बॉडी वेव्स, राइट। और फोकस से जनरेट हो रही है और अर्थ की पूरी बॉडी में वो क्या हो रही है? वो ट्रैवल कर रही है, अर्थ की सारी डायरेक्शंस में वो ट्रैवल करती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड द बॉडी वेव्स। इन्हीं को बॉडी वेव्स कहा जाता है। अब बॉडी वेव्स 2 टाइप्स की होती है, एक तो हो गई पी वेव्स, दूसरी है एस वेव्स। पी वेव्स मीन्स वही क्या है? प्राइमरी वेव्स। अब प्राइमरी वेव्स कैसी होती है याद रखना, बस ये पॉइंट्स याद करना बहुत ज़रूरी है। पहला है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, इसका मतलब क्या है ध्यान से देखना। ये है हमारा अर्थ सरफेस, राइट। यहाँ पर ये क्रस्ट वाला पोर्शन है,
यहाँ पर जनरेट हुआ हमारा ये फोकस, और फोकस से अब आ रही है लाइन। इसको हम और बनाते हैं दूर, है ना, कि यहाँ पर है ये हमारा हुआ फोकस, और अब फोकस से क्या आ रही है, यहाँ से वेव आ रही है, ये क्या आ रही है हमारी बॉडी वेव, दिस इज बॉडी वेव। तो ये जो वेव है हम बात कर रहे हैं किसकी, पी वेव्स की। तो पी वेव्स जो है लॉन्गिट्यूडनल, सामने की तरफ लॉन्गिट्यूड में आ रही है ना, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ओके, सीधे की तरफ इसी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इनका प्रोपोगेशन कैसा है, ये देखिए यहाँ से ऐसे जा रही है ये, राइट। अब एक इम्पॉर्टेंट होता है पी वेव्स और एस वेव्स में जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पी वेव्स जो होती है वो तीनों मीडियम्स में ट्रैवल कर सकती हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना। पी वेव्स जो हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ही जा सकती है। अर्थ की बात करें तो गैस तो चलो नहीं होती है, बट हमने देखा था पिछली वीडियो में, हमने जब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमारे अर्थ के अंदर पोर्शन में क्रस्ट सॉलिड होता है। मेंटल में जाते हैं तो अपर पोर्शन जो है मेंटल का, एस्थेनोस्फीयर वाला, कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है, वो लिक्विड है। हम देखते हैं आउटर कोर लिक्विड है, राइट, इनर कोर सॉलिड है। तो लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म से पी वेव्स जो होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में ट्रैवल करती है, मतलब पी वेव्स कोर तक जाती है, पूरे अर्थ में, पूरी बॉडी में वो सब जगह ट्रैवल कर सकती हैं। ओके, पी वेव्स ध्यान रखना। शॉर्ट वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी होती है, इसका मतलब क्या है, तो हमने बचपन में ये डायग्राम देखा है, ऑब्वियसली देखा है। क्या होता है, ये हमारी वेव्स है, तो इस टाइप की जो वेव जाती है ना, ये क्या क्रिएट कर रही है, हम केवल देख रहे हैं शॉर्ट वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी, ये देख रहे हैं। तो एक वेवलेंथ क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। दिस इज अ वेवलेंथ, ये एक वेवलेंथ है। वेवलेंथ जितनी कम होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। एक आपने देखा था, ये फॉर्मूला पढ़ा था, लेमड़ा इज इक्वल टू 1/न्यू। लेमड़ा किसको बोलते हैं हम, ये है वेवलेंथ, राइट, और न्यू क्या है, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। मतलब दोनों ही क्या है, ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये ज़्यादा होगा वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो सेम वही बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम टाइम देख लेते टी, लाइक टी टाइम पीरियड है, या टी को मान लेते चलो 1 मिनट। 1 मिनट में जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होंगी, है ना, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, लाइक ये टी टाइम है, ठीक है, एक ये सिचुएशन है, यहाँ पर जितनी ज़्यादा वेवलेंथ है, इसमें वेवलेंथ कितनी ज़्यादा है, तो देखो फ्रीक्वेंसी कम होगी ना, 1 2 ही है, हम ऐसे गिने काउंट करें। सेम वैसे ही जितने 1 मिनट में ही जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, 1 2 3 आप इसको काउंट करो, उतनी ही छोटी वेवलेंथ होंगी, बस ये इतनी सी इतनी यही वेवलेंथ है। तो इन वेव्स के अंदर क्या होता है, शॉर्ट वेवलेंथ होती है, सब में वेवलेंथ बहुत शॉर्ट होती है और फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। ओके, फ्रीक्वेंसी हाई होती है। अब ध्यान रखना, इसको मैंने ये जो डायग्राम बनाया, ये डायग्राम आपको सिर्फ मैंने इस पॉइंट को समझाने के लिए बनाया है। यहाँ पर ऐसा डायग्राम नहीं बनता है। कैसे, पी वेव्स जो होती है, अब इस ध्यान से इसको देखना, पी वेव्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, पी वेव्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये वाइब्रेट करती है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस। मतलब सरफेस जो है, लाइक दिस इज द सरफेस, ये है हमारा सरफेस, यहाँ से फोकस है ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमारी जो वेव्स हैं वो पैरेलल होंगी डायरेक्शन ऑफ द सरफेस, सरफेस के डायरेक्शन में पैरेलल है। ये एग्जर्ट करती है, मतलब प्रोपोगेशन किस तरफ है, ये वेव ऐसे जा रही है, वेव ऐसे जा रही है, तो हमारी जो है वो भी इस तरह जा रही है, आप देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ इस तरफ जा रही है एनर्जी, तो जो है ये भी इस तरह से जा रही है वेव, ठीक है। तो इट वाइब्रेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, यहाँ पर सरफेस की प्रोपोगेशन आप लिखिए, प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो ये होती है पी वेव्स, ये एक्सर्ट करती है प्रेशर टू ऑन द मटेरियल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये प्रोपोगेशन जिस टाइप से हो रहा है, एक्सर्ट भी प्रेशर ऊपर की तरफ कर रही है ना, इस टाइप से देखिए ऊपर की तरफ, ये स्ट्रेट, ये मैंने केवल आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा मैंने स्लैंट में बनाया, ये ऐसे एकदम स्ट्रेट होती है ना, जिसमें प्रोपोगेशन, और सीधे जा करके वो क्या करेंगे, यहाँ पर सरफेस पर जाएंगी, तो धीरे धीरे एक्सर्ट करती हुई जाती है प्रेशर। ओके, सो ये होती है पी वेव्स। आया इतना पॉइंट हमें समझ में। एक पॉइंट ध्यान रखना, ये फास्ट मूव करती हैं,
पी वेव्स बहुत फास्ट मूव करती है, फास्टेस्ट मूव करती हैं ये, और ये पहली होती है जो सरफेस पर अराइव होंगी। इट मीन्स सिस्मोग्राफ में पहली वेव जो रिकॉर्ड होगी वो कौन सी होगी? पी वेव होगी। ओके, प्राइमरी वेव्स होंगी। सेकंड पे हम पहुंचते हैं और वो है सेकेंडरी वेव्स, जिन्हें हम एस वेव्स बोलते हैं। ये ट्रांसवर्स वेव्स होती है। अब ट्रांसवर्स वेव क्यों होती है? सेम वही है, ये है हमारा सरफेस, यहाँ पर है फोकस, यहाँ से ऊपर जा रही है, तो ये ट्रांसवर्स है। क्यों? क्योंकि अब ये पॉइंट याद रखना, ये वाइब्रेट करती है परपेंडिकुलर। मतलब अभी हमने देखा था पी वेव्स कैसे वाइब्रेट कर रही थी, वो ऊपर की तरफ उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। ये वाइब्रेट कर रही है एस वेव इस डायरेक्शन में, लाइक ये ऊपर की तरफ जा रही है और एस वेव ऐसे करती है। अब आप देख सकते हैं, अब वो डायग्राम आएगा कि ये क्या कर रही हैं, ये क्रेस्ट और ट्रफ क्रिएट करती हुई जाती है। लाइक यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रही है वेव्स, है ना, तो ये इस टाइप से जाएंगी। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, राइट, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। यहाँ पर इन दोनों का फॉर्मेशन होगा, क्रिएट होंगे। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, जो सेकेंडरी वेव्स जो होती है ट्रांसवर्स वेव्स होती है ना। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रही है। ये जो वेव लाइक वर्टिकल प्लेन में ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है ना, हमारा सरफेस ये है, वेव्स उस तरफ जा रही है, तो ये इस टाइप से वाइब्रेट करती हुई चलती है ना, परपेंडिकुलर टू द, ये इसका परपेंडिकुलर हुआ। इसकी भी सेम शॉर्ट वेवलेंथ होती है और हाई फ्रीक्वेंसी ही होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, सेकेंडरी वेव ओनली सॉलिड मीडियम में ही ट्रैवल करती है। सेकेंडरी वेव्स एस वेव्स ओनली सॉलिड मीडियम में ट्रैवल कर रही है, और प्राइमरी वेव्स जो थी पी वेव्स थी, वो केवल, वो सारी, नॉट केवल, वो सारी ही वेव्स में में सॉलिड, लिक्विड और गैस सारे ही मीडियम में ट्रैवल करती है, और एस वेव्स ओनली सॉलिड मीडियम में ट्रैवल करती है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अब सरफेस वेव्स पे। अब क्या हुआ, दोनों ही वेव सरफेस तक आ चुकी हैं और अब ये करेंगे डिस्ट्रक्शन। तो ध्यान रखना, सरफेस पर आते ही तो डिस्ट्रक्शन होता है। पी वेव्स कभी भी, एस वेव्स कभी भी डिस्ट्रक्शन नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो तो अर्थ के नीचे हैं। तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कौन सी हुई? सरफेस वेव्स हुई। जब ये बॉडी वेव्स जो हैं वो इंटरेक्ट करती है सरफेस रॉक्स पे, इट मीन्स ये आती 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 ऊपर आ गई और यहाँ पर सरफेस के जो रॉक्स थे इनसे इंटरेक्ट करा, तो अब नई तरह की वेव्स जनरेट होती है। अब नई तरह की वेव्स जनरेट हुई और इन वेव्स को हम क्या बोलते हैं? सरफेस वेव्स बोलते हैं। और ये सरफेस वेव्स जो हैं ये अब क्या करेंगी, ये सॉरी इसको अब ऐसा नहीं बनाना है ना, ये सरफेस पर है, तो अब ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ही करती हैं। इट मीन्स अब ये क्या करेंगी, ये जनरेट होंगी न्यू सेट्स ऑफ वेव्स। सरफेस रॉक्स को छूते ही नई तरह की वेव्स जनरेट हुई और अब ये लैंड के डायरेक्शन में होंगी। मतलब अब ये लैंड पर, सरफेस पर क्या हो रही है, अब ये सरफेस पर फैल रही हैं, सरफेस की डायरेक्शन में ये क्या कर रही है, वाइब्रेट होती जा रही है। ये भी वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ही करती है। इट मीन्स लाइक ये है हमारी डायरेक्शन, तो ये भी परपेंडिकुलर करेंगी इस तरह से, जैसे एस वेव्स करती थी, ये भी इस तरह से ही वाइब्रेट होती हुई जाती है। मतलब यहाँ पर भी ये क्रेस्ट और ट्रफ बनेगा, राइट। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो है हमारा लव वेव्स, एल वेव्स, और दूसरी होती है आर वेव्स, जिनको हम रेले वेव्स बोलते हैं, ठीक है। अब पी वेव्स और एस वेव्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना। सरफेस वेव्स के बाद एल वेव्स और रेले वेव्स कंपैरेटिवली कम है इंपॉर्टेंट, बाकी हमें पता तो ज़रूर होना चाहिए। एल वेव्स जो है ये फास्टर होती है रेले वेव से, दोनों वेव्स की कंपैरिजन करें ये ज़्यादा फास्ट होती है और ये परपेंडिकुलर ही करती है डायरेक्शन में। इट मीन्स ऊपर की तरफ जा रही है वेव्स, है ना, सॉरी अब ऊपर थोड़ी ना जाएंगी, अब तो हम सरफेस वेव्स की बात कर रहे हैं। अब हम सरफेस वेव्स की बात कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब तो ये रहा सरफेस और वेव्स यहाँ पर इस रॉक को टकराई बॉडी वेव्स, और अब ये सरफेस के अलॉन्ग जाएंगी। तो अब ये वाली जो वेव्स हैं ये किस टाइप से करती है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। मतलब लव वेव्स जो होंगी वो इस टाइप से जाएंगी, राइट, इस टाइप से वो वाइब्रेट करती हुई जाएंगी। अब हम रिले वेव्स की बात करें तो रिले वेव्स क्या होती है, एलिप्टिकल मोशन में होती है। एलिप्टिकल मोशन का मतलब, अब आप ध्यान से एक एग्जाम्पल देखना, आपने कभी भी रोप, स्किपिंग रॉप खेला होगा आप सबने। एक तो होता है हम सिंगल, हम खुद ही कूद करके हम खेल लेते हैं। दूसरा होता है जब तीन जने, दो जने इधर से रस्सियाँ पकड़ते हैं और बीच में एक जना कूदता है। आपने देखा है वो कैसे रोप इस टाइप से घूमती है, मतलब वो वर्टिकल ऊपर नीचे भी हो रही है और साइड से भी हॉरिजॉन्टली भी वो मूव कर रही है, ऐसे भी हो रही है वो, और आगे की तरफ मतलब हॉरिजॉन्टली भी वो मूव कर रही है, राइट। उसे हम बोलते हैं रिले वेव्स, एलिप्टिकल मोशन। इस मोशन में घूमती हैं जो रिले वेव्स होती है।
ध्यान रखना है। एग्जाम्पल स्किपिंग रोप का एग्जाम्पल याद रखना है। 2 जने पकड़ के उस रोप को घुमा रहे हैं, बीच में एक इंसान जो है वो उसके ऊपर स्किप कर रहा है, कूद रहा है, राइट। तो उसमें जो रोप का जो होता है, जो मोशन होता है, वो मोशन होता है रिले वेव्स का, ठीक है। तो ये ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज द शेडो जोन्स। इन्हें हमें बहुत ध्यान से समझना है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। शेडो जोन्स क्या होते हैं? अब शेडो जोन्स जो होते हैं ये पी वेव्स और एस वेव्स के ही होते हैं। मतलब सिंपल है, बहुत इजी है। शेडो जोन्स वो एरियाज है जहाँ पर सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड नहीं कर पाता है वेव्स को। इट मीन्स अब वेव्स रिकॉर्ड नहीं हो पा रही हैं सिस्मोग्राफ में। तो पूरी अर्थ में कोई तो ऐसा पॉइंट होगा, कोई ऐसी जगह हो सकती है ना जहाँ पर अब सिस्मोग्राफ उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा है वेव्स को। तो हाँ, ऐसी होती हैं। क्यों होती है वो हम इसमें देखेंगे। ये अब इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, राइट। हम बात कर रहे हैं अर्थ की, वापस आ रहे हैं फोकस पे, ठीक है। फोकस या हाइपोसेंटर जो है वो बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है? यहीं पर बनेगा। ये बन गया, वो अर्थ के क्रिस्टल रॉक में कहीं पर फॉल्ट आया और वो बन गया, ठीक है। अब वेव्स जो है, याद रखना पी वेव्स। पी वेव्स का हमने क्या पॉइंट पढ़ा था? पी वेव्स जो है सारी डायरेक्शन में जा सकती है और सारी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी मीडियम है हमारे अर्थ के अंदर, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, वो सारे ही पोर्शन में सब जगह ट्रैवल कर सकती है, राइट। एस वेव्स दूसरी हैं, एस वेव्स जनरेट होंगी ना। बॉडी वेव्स की बात है, सरफेस की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। तो एस वेव्स हैं, एस वेव्स जो हैं ओनली सॉलिड में जा सकती हैं, वो नहीं जाएंगी किसमें? लिक्विड में, वो नहीं जाएंगी। इट मीन्स एस वेव्स मेंटल में ट्रैवल कर ही नहीं सकती, वो कोर तक जा ही नहीं सकती। केवल पी वेव्स हैं जो कोर और मेंटल में भी जा सकती हैं, राइट। इतना समझ में आया। अब हमें ध्यान रखना है, शेडो जोन्स होते हैं 105 डिग्री। अगर हम देखें, यहाँ है फोकस, इस फोकस से क्या हुआ? पी वेव्स और एस वेव्स जनरेट हुई। दोनों टाइप की एस वेव्स जो मैंने ग्रीन से बताया, आप ध्यान रखना, ये जो ग्रीन लाइंस देख रहे हैं वो एस वेव्स हैं, ठीक है, वो एस वेव्स हैं। और ये जो ब्लू लाइंस देख रहे हैं वो ब्लू लाइंस कौन सी है? ये पी वेव्स हैं। एस वेव्स, पी वेव्स सब निकली है ना, वो सारी ही क्या कर रही हैं? वो निकल रही हैं, वो सारी ही अपनी अपनी डायरेक्शन में क्या हो रही है? ट्रैवल करती हुई जा रही है अंदर की तरफ। अब पॉइंट आता है 105 डिग्री। 105 डिग्री के बाद क्या होता है? मेंटल पोर्शन आ जाता है। याद रखना, यहाँ से क्या हो रहा है? ये मेंटल है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये सर्कल, ये मेंटल पोर्शन है। इस मेंटल में क्या होगा? इसमें लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, मैग्मा है। मैग्मा का मेन सोर्स ही तो होता है एस्थेनोस्फीयर, जो मेंटल में आता है। यहाँ पर एस वेव्स जाना बंद कर देंगी। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है, एस वेव्स अब मेंटल में एंटर नहीं करेंगी, पी वेव्स करेंगी। पी वेव्स करेंगी तो पी वेव्स थोड़ी सी मुड़ जाएंगी। क्यों मुड़ेंगी? देख रहे हो ये मुड़ी हुई, हम देख रहे हैं ना, ये यहाँ से अब ऐसी इस तरफ से जा रही है। क्यों ये सीधी सीधे नहीं जा पा रही है जैसे ऊपर जा रही थी इस टाइप से? क्यों नहीं जा पा रही है ये? तो अब इसका रीज़न हमें देखना है। तो हमने बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्शन पढ़ा था। रिफ्रैक्शन पढ़ा है ना हम सब ने, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या था कि एक होता है लेस डेंसर मीडियम और दूसरा है डेंसर मीडियम और दूसरा होता है मोर डेंसर मीडियम, ठीक है। बाहर की तरफ है लेस, अंदर हम देख रहे हैं मोर डेंसर। ये कैसे भी हो सकता है, ये हमने चीज़ पढ़ी थी। यहाँ पर पानी है, ऊपर एयर है। जब लाइट लेस डेंस से मोर डेंस पर आती है, यहाँ पर नॉर्मल होगा, तो लाइट क्या करेगी? सीधे जाने की बजाय थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, पर ये इस तरफ मुड़ गई, तो ये क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ, राइट। इसका जस्ट ऑपोजिट सेम चीज़ होती है, हमने देखी थी ये सेम चीज़। सेम चीज़ कैसे होती है? जब मोर डेंस से, मतलब अब क्या हो रहा है यहाँ पर, मोर डेंस से लेस डेंस में जब लाइट जा रही है, ये हमारा नॉर्मल बना देते हैं, लाइट जा रही है लाइक इस तरफ से, देखिएगा यहाँ से लाइट जा रही है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, पर ये मुड़ गई इस तरफ, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से और दूर चली गई। तो इस फिनोमिना को ही हम रिफ्रैक्शन कहते थे। तो ये सेम चीज़ होती है अर्थ के अंदर भी। एस वेव्स तो ट्रैवल करेंगी ही नहीं, मतलब 105 डिग्री के बाद इस पॉइंट को ध्यान रखना, एस वेव्स हमें रिकॉर्ड ही नहीं होंगी। इट मीन्स 105, ये पूरा पोर्शन है 105 डिग्री। इस 105 डिग्री के बाद ये पूरा जो पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन क्या है? ये शेडो जोन है, मतलब यहाँ हमें एस वेव्स रिकॉर्ड नहीं होती है। तो ये क्या है? दिस इज द शेडो जोन।
ऑफ एस वेव्स। एस वेव्स का ये शेडो जोन्स है ना, शेडो जोन है, नाम से क्लियर है। क्यों? क्योंकि एस वेव्स, ध्यान से देखना, एस वेव ओनली सॉलिड पोर्शन, सॉलिड मीडियम में ही ट्रैवल करती हैं। एस्थेनोस्फीयर, मेंटल और ये सब लिक्विड में होता है, मतलब 105 डिग्री के बाद अब वो ट्रैवल नहीं करेंगे आगे, इसलिए ये क्या होगा, एस वेव्स का शेडो जोन है 105 के बियॉन्ड 105 एस वेव का शेडो जोन है पूरा के पूरा एरिया। अब हम बात करें पी वेव्स का, तो पी वेव्स में थोड़ी सी बात अलग है। पी वेव्स में इसलिए बात अलग है क्योंकि पी वेव्स तो कर सकती है ना ट्रैवल, पी वेव्स तो लिक्विड में भी जा सकती है। पर अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बात ये होने वाली है कि पी वेव्स जो है, पी वेव्स का यहाँ पर आपको दिख रही है, ये सीधे नहीं जा रही हैं और उसकी जगह यूं जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो गया है रिफ्रैक्शन, लिक्विड में भी वो जा सकती है और यहाँ पर हो गया रिफ्रैक्शन, जो रेस डेंस, अब देखना यहाँ पर है डेंस मीडियम, ये डेंस मीडियम से आ रही हैं लाइटर मीडियम में, है ना, क्योंकि सॉलिड ज़्यादा डेंस है और लिक्विड जो है नहीं। सही बोल रही हूँ मैं? लिक्विड जो है वो कम डेंस होगा और ऊपर जो है सॉलिड है ये ज़्यादा डेंस है। सही बोल रही हूँ मैं? लिक्विड ज़्यादा डेंस होता है या सॉलिड ज़्यादा डेंस होता है? ऑब्वियसली सॉलिड डेंस होता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी? नहीं होगी। हमने लास्ट वीडियो में देखा था, आपको याद हो तो, क्रस्ट जो होता है, क्रस्ट की डेंसिटी कितनी होती है? 3 होती है। हमने देखी थी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी होती है क्रस्ट की डेंसिटी। और मेंटल की हमने देखी थी कितनी, 4-5 से लेकर 9 तक होती है सेंटीमीटर क्यूब। मतलब मेंटल जो है वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से डेंसिटी इस वाले पोर्शन की ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो आप ध्यान से, रिफ्रैक्शन हो रहा है केवल। ये है अपना नॉर्मल, यहाँ से रे आ रही है, इसको जाना चाहिए था यहाँ पर वो अंदर की तरफ मुड़ गई, रिफ्रैक्शन हो गया, टूवर्ड्स द नॉर्मल आ गई। तो ये जो रेज यहाँ जानी चाहिए थी वो उसके जाने की बजाय वो यहाँ पर चली गई, राइट? इतना हमें समझ में आया। और अगेन यहाँ तक आते आते इस जगह पे अगेन रिफ्रैक्शन होगा, इसको यहाँ पर जाना चाहिए था पर वो ये वापस से लेस डेंस है तो ये इसकी जगह अवे फ्रॉम द नॉर्मल दूर की तरफ चली गई, राइट? तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, जिसमें हमें क्या होगा, 105 डिग्री के बाद अगेन इस जगह पे हमें दिखना बंद हो जाएगा। इट मीन्स पी वेव्स जो हैं, पी वेव्स रिफ्रैक्शन की वजह से हमें इस एरिया तक 145 डिग्री तक हमें नहीं दिखती है। मतलब पी वेव्स का भी शेडो जोन तो है पर वो कहाँ तक है, वो केवल 145 डिग्री तक होता है। याद रखना 105 से 145 डिग्री, ये जो एरिया है ये पी वेव का क्या है, शेडो जोन है। इतना शेडो जोन है, और क्यों, रिफ्रैक्शन की वजह से। फिर वापस से रिफ्रैक्शन होगा जैसे कि अभी हमने देखा, और वो वापस से दूर की तरफ हो जाएंगी। तो 145 डिग्री के बाद अगेन क्या होता है, ये पी वेव्स जो हैं वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए पी वेव्स का शेडो जोन केवल 105 डिग्री से 145 डिग्री तक होता है और एस वेव्स तो रिकॉर्ड होती ही नहीं है। तो एस वेव का शेडो जोन पूरा 105 डिग्री के बियॉन्ड होता है। याद रखिएगा इतना, ये है शेडो जोन ऑफ एस वेव्स। और 105 से 145 दोनों तरफ ये क्या है, पी वेव्स का शेडो जोन है, राइट? इतना ही था ये टॉपिक। शेडो जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। और आज का टॉपिक हमारा यहीं पर फिनिश होता है। अर्थक्वेक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो हमें हेल्प करता है किसमें, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को स्टडी करने में। ओके, एक अनादर फैक्टर है वॉल्केनिक इरप्शंस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम उसके टाइप्स देखेंगे, कैसे वॉल्केनो इरप्ट होता है, उसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं वॉल्केनो से, मैग्मा से, राइट? तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देन सो प्रेस ऑन द बेल लाइक बटन, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।